Good morning, student. Now welcome your bio class. So before we start today's lecture, we just discuss with you appropriate behavior with COVID-19. COVID-19 के साथ क्या behavior आपको रखना है और किस तरीके से आप COVID-19 से आपको प्रिवेंट कर सकते हो, अपने को सुरक्षित कर सकते हो. सो कोरोना वायरस और COVID-19, there are some methods which you can apply yourself and protect yourself. First, avoid crowded place, avoid close contact with others, do not touch eyes, nose, mouth with unwashed hand, use sanitizer, wash your hand with soap and regular clean surface. After that, stop the spread, wear your mask हमेशा ही पहनना है. Maintain a distance of 6 feet whenever possible. Clear. Then ये जो जर्म्स है कोविड वायरस के जर्म्स, ये बेसिकली लिविंग और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स में नहीं आना चाहिए ना. तो इससे कॉन्टैक्ट्स ना रहे, इसके लिए आपको एक सैनिटाइज़र वगैरह का यूज़ करना है, जो कि वायरस को क्या कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो टाइम टू टाइम हैंड को वॉश करते रहना है. हैंड को वॉश करने की भी कुछ मेथड है, लाइक सेफ रनिंग वाटर से करना है. अप्लाई एनफ सोप टू कवर विद बैड हैंड, काफ़ी सोप यूज़ करना. देन स्क्रैब ऑल सरफेस ऑफ द हैंड इंक्लूडिंग back of the hand also, between finger and under nails, and at least 20 seconds. Next, rinse thoroughly with the running water. Dry hand with a clean dry clothes, single use towel. एक बार टॉवल यूज़ करने के बाद वो टॉवल आपको दूसरी बार यूज़ नहीं करनी है, इसलिए नैपकिन्स लेना है. वॉश योर हैंड ऑफन, स्पेशली बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, आफ्टर ब्लोइंग your nose, coughing or sneezing, going to a bathroom, toilets, and whenever your hands are visible dirty. If soap and water are not readily available, uses alcohol based hand sanitizer. ठीक है, एटलीस्ट जिसमें 60% अल्कोहल हो, ऐसा सैनिटाइज़र यूज़ करना है जिसमें 60% अल्कोहल हो, और उससे आपको हैंड जो है वॉश करना है. तो ये कुछ ऐसे कॉमन मेथड्स हैं जो कि हम हाइजीनिक के लिए यूज़ करते हैं. उन्हीं को स्पेशली कोविड-19 को ध्यान करते हुए और कंसंट्रेट करते हुए वही बिहेवियर आपको अप्लाई करना है, हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू को मेंटेन करते हुए. अवॉइड टचिंग योर हैंड, नोज, फेस एंड माउथ विद अनवॉश्ड हैंड. ये सब ऐसे कुछ बिहेवियर हैं जो आपको अपने में मेंटेन करना है, और कोविड से और किसी तरीके से आपको खुद को भी सेव करना है और अपने कॉन्टैक्ट्स में आने वाले सभी लोगों को भी सेव करना है. तो आप अपने लिए, अपने पेरेंट्स के लिए आपको सेव करना है. सो आई होप दैट यू शुड फॉलोइंग आवर इंस्ट्रक्शंस, और अपने को भी सेफ रखोगे, परिवार को भी सेफ रखोगे. थैंक यू स्टूडेंट. नाउ स्टार्ट टुडेज लेक्चर. सो टुडेज लेक्चर इज बेसिकली, it is regulation of gene expressions. Regulation of gene expressions. Before we start regulation of gene expressions, we just discuss main points of the translation or protein synthesis. Protein synthesis के main points क्या हैं? First, in prokaryotes there are initiation required and large and small ribosome subunits with mRNA initiations, tRNA and 3 initiation factors. प्रोकैरियोट्स में इनिशिएशन के लिए 2 राइबोसोम्स की यूनिट्स यूज़ होती हैं, एक बिग राइबोसोम यूनिट, एक स्मॉल राइबोसोम सब यूनिट. ठीक है, इसके अलावा mRNA, इसके एंड tRNA एंड 3 इनिशिएशंस फैक्टर, और 3 इनिशिएशंस फैक्टर रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, इनिशिएशन प्रोसेस में फर्स्ट है इनिशिएशन ऑफ अमीनो एसिड्स. इनिशिएशंस, पहले अमीनो एसिड्स जितने भी साइटोसॉल में पड़े होते हैं वो कैसे होते हैं, वो इनएक्टिव फॉर्म पर होते हैं. तो सबसे पहले उन्हें एक्टिव होना है. तो एक्टिव कब होंगे?
when amino acids become activated by binding with the amino acyl tRNA synthetase. एक एंजाइम्स होता है अमीनो असाइल tRNA सिंथेटेज, जो tRNA के एक आर्म के थ्रू उसको ग्रेस्प किया जाता है और प्रेजेंस ऑफ एटीपी की प्रेजेंस पर अमीनो एसिड्स एटीपी के साथ रिएक्ट करके एक एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। AMP एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। दिस इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड्स का पहले क्या होगा, एक्टिवेशन होगा। सेकेंड, ट्रांसफर ऑफ अमीनो एसिड टू tRNA। अब tRNA जो एंटीकोडॉन रीड करता है, एंटीकोडॉन फॉर्म करता है mRNA के कोडॉन को देखकर, उस एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग वो अमीनो एसिड्स को पिक करेगा। जिसका एंटीकोडॉन होगा वही अमीनो एसिड को वो पिक करेगा। ठीक है, और ट्रांसफ़र करेगा। तो ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो एसिड टू tRNA। ठीक है, तो एंजाइम से कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है, वो एक स्पेसिफिक tRNA से रिएक्ट करके अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स बनाएगा। पहले अमीनो एसिड एंजाइम्स कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर वो tRNA से रिएक्ट करके अमीनो एसिड कौन सा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या हुई, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। सेकेंड वन होती है ट्रांसफ़र ऑफ अमीनो एसिड टू tRNA। अब इसमें tRNA एक एक अमीनो एसिड्स को लेकर और वो ज्वाइंट होता जाएगा। ठीक है, उसका जो कैप रीजन होगा, ठीक है, वो mRNA बाइंड करेगा स्मॉलर सब यूनिट से। क्या होगा, कैप रीजन ऑफ mRNA बाइंड टू द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम। mRNA का जो मेन स्टार्टिंग रीजन होगा वो क्या करेगा, स्मॉलर एक राइबोसोम की स्मॉलर सब यूनिट को ज्वाइंट कर लेगा। राइबोसोम की दो साइट होती हैं, ए साइट और पी साइट। फर्स्ट स्मॉलर सब यूनिट बाइंड टू इनिशिएटर्स mRNA। पहले स्मॉलर सब यूनिट mRNA से बाइंड अप होगी, ठीक है, फिर लार्जर सब यूनिट बाइंड अप होगी, फिर वो इनिशिएशन कोड को बाइंड कर देगी पी साइड से। ठीक है, उसकी ए साइड और पी साइड से AUG और इनिशिएटर कोडॉन को बाइंड अप कर लेगी। जैसे ही इनिशिएटर कोडॉन को बाइंड अप कर दिया, प्रोसेस इनिशिएशन की स्टार्ट हो गई और tRNA जो AUG है और मिथुनॉन वो tRNA से बाइंड अप होकर और वो प्रोसेस को स्टार्ट कर देगा। अब एक बार प्रोसेस शुरू हो गई तो सेकंड प्रोसेस होती है इलोंगेशन। इलोंगेशंस मतलब अब प्रोटीन की चेन फॉर्म होना। तो फिर दूसरा जो tRNA है, अनदर चार्ज tRNA, वो कॉम्प्लेक्स जो है वो ए साइड से बाइंड अप होता जाएगा। दो साइड हैं, ए साइड और पी साइड। ठीक है, तो वो ए साइड से बाइंड अप होता जाएगा और बाइंड अप होने के बाद एक एक अमीनो एसिड्स को पिक करता जाएगा और अमीनो एसिड्स के बीच में एक पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाता रहेगा। ठीक है, अनदर चार्ज अमीनो एसाइल tRNA कॉम्प्लेक्स बाइंड टू ए साइट ऑफ राइबोसोम एट द सेकेंड कोडॉन को उसने रीड किया, उसके अकॉर्डिंग उसने फिर आगे दूसरा अमीनो एसिड्स पिक किया और उस अमीनो एसिड्स को फर्स्ट वाले अमीनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू उसको अटैच कर दिया। क्योंकि उसके जो पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं वो बेसिकली क्या होती है, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म बिटवीन टू कार्बोक्सिलिक ग्रुप। दो ग्रुप होते हैं, COOH ग्रुप और अमीनो ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप पी साइड पर और अमीनो ग्रुप जो है ए साइड पर होता है और इसके बीच में एक एंजाइम्स वर्क करता है, पेप्टाइलेज ट्रांसफेरेज बीच में पेप्टाइड बॉन्ड्स को बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये जो एंजाइम्स के नेम हैं ये लर्न कर लीजिए आप लोग। पेप्टाइडल ट्रांसफेरेज। ठीक है, फिर राइबोसोम स्लाइड करता जाएगा। जैसे जैसे एक राइबोसोम ने एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड्स पिक कर दिया, वो mRNA के ऊपर स्लाइड करता जाएगा और mRNA के ऊपर स्लाइड करके प्रोटीन्स की एक पूरी एक चेन फॉर्म करता जाएगा। जैसे ही mRNA पर
कोडॉन ख़त्म हो जाएंगे, mRNA के कोडॉन फिनिश हो जाएंगे, अब वो कोडॉन जिसका कि कोई tRNA नहीं है वहाँ पर प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो जो 61 कोडॉन हमेशा किसके लिए होता है, अमीनो एसिड्स के लिए होते हैं, और 3 कोडॉन ऐसे होते हैं जो किसी अमीनो एसिड्स के लिए नहीं होते हैं, उसका कोई tRNA भी नहीं होता है। तो वो कोडॉन जो है वो mRNA पे जैसे ही tRNA को मिलेगा, tRNA उसका होगा ही नहीं, तो वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ सकता है, हाउ टू स्टॉप पॉलीपेप्टाइड चेन। तो आप लिखोगे कि पॉलीपेप्टाइड चेन उस पॉइंट पे स्टॉप होती है जिस जगह पर अनट्रांसलेटेड कोडॉन्स मिलना शुरू हो जाते हैं। समझ में आया ना, 3 साइड पर, मतलब जो कोडॉन किसी भी अमीनो एसिड्स के लिए नहीं है, और जब कोई अमीनो एसिड्स के लिए नहीं है तो उसका tRNA भी नहीं होगा, और जब tRNA को कोई भी कोडॉन नहीं मिलेगा तो उसमें एंटीकोडॉन भी नहीं होगा, और वहाँ पे प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो दिस वे elongations of polypeptide chain और terminations of polypeptide chain। तो terminations के लिए एक रिलीजिंग फैक्टर होता है जो कैटलिस्ट का काम करता है, और टर्मिनेशंस को डिसोसिएशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन फ्रॉम द राइबोसोम्स। अब पॉलीपेप्टाइड चेन राइबोसोम से पूरी सेपरेट हो जाती है, राइबोसोम्स का जो एक कॉम्प्लेक्स बना था राइबोसोम का वो भी सेपरेट होकर अपनी प्लेस पर चला जाता है, रिलीज फैक्टर यहाँ पे रिलीजिंग का काम कर रहा है, और इस तरीके से प्रोसेस स्टॉप हो जाती है। देयर आर 3 प्रोसेस, इनिशिएशन, इलोंगेशंस और टर्मिनेशन। यही प्रोसेस आप लोगों ने रेप्लिकेशंस पे भी रीड की थी, यही प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शंस में भी रीड की थी, यही ट्रांसलेशंस में भी यही 3 प्रोसेस होती है, बस उसका एंड प्रोडक्ट अलग होता है। रेप्लिकेशंस में एक डीएनए से डीएनए फॉर्म होता है, ट्रांसक्रिप्शंस में डीएनए से एमआरएनए फॉर्म हो रहा है, और ट्रांसलेशंस में एमआरएनए से एक प्रोटीन फॉर्म हो रही है। मीन्स ये बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में, मतलब कैसा है इसमें, एक फॉर एग्जांपल्स जैसे डीएनए से आरएनए फॉर्म हुआ तो डीएनए की पूरी इंफॉर्मेशन किस में आ गई, आरएनए में, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म पर डेवलप हो रहा है। इसी तरीके से एमआरएनए से क्या हो रहा है, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म हो रही है। एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होती है, क्योंकि एमआरएनए क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है, और प्रोटीन एक अमीनो एसिड्स का ग्रुप है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होती है, बट रेप्लिकेशंस और ट्रांसक्रिप्शंस ये 2 प्रोसेस कैसी हैं, ये 2 प्रोसेस कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मतलब उसमें एक स्ट्रैंड पता ही रहता है कि एक स्ट्रैंड के बेस पता होते हैं तो दूसरे स्ट्रैंड्स अपने आप फॉर्म हो जाते हैं, बट ट्रांसलेशन में कुछ भी नहीं पता है, एकदम ये बायोकेमिकली बिल्कुल डिफरेंट प्रोसेस है। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। स्टूडेंट आप इसको एक बार रीड करके देखिए और फिर बताइए कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है, बिकॉज ये आपके डिस्कशन से ही क्लियर हो पाएगा कि कहाँ आपको ये प्रॉब्लम है। अब आता है इसमें रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस ये एक ब्रॉड टर्म है, और बहुत वेरियस लेवल पर रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस देखा जाता है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन का मतलब जैसे बाय द वे जैसे एक प्रोटीन फॉर्म हो रही है, ठीक है ना, तो बॉडी में कितनी प्रोटीन फॉर्म होना है ये डीएनए पहले से ही एमआरएनए पर डाल देता है वो इन्फॉर्मेशन पूरी, ठीक है। अब उस एमआरएनए में प्रोटीन, एमआरएनए से प्रोटीन फॉर्म होने के लिए बहुत सारे एक स्टेप आते हैं जहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन स्टॉप हो सकती है और जीन कंट्रोल कर सकता है प्रोटीन फॉर्मेशंस को। तो वो कौन कौन सी स्टेप हैं जिस जगह पर प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए और जीन एक्सप्रेशंस रेगुलेशन, जीन जो है रेगुलेशन का वर्क कर रहा है, वो एक ब्रॉड टर्म है, और उस टर्म की डिटेल वी विल रीड इन दिस टॉपिक, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस इन बेसिकली यूकैरियोट्स वी कैन exert it in different level। फर्स्ट लेवल है ट्रांसक्रिप्शनल लेवल। ट्रांसक्रिप्शनल लेवल में जीन रेगुलेशन हो सकता है। प्रोसेस ऑफ लेवल स्प्लीचिंग के प्रोसेस में जीन रेगुलेशन, स्प्लीसिंग आप लोगों ने रीड किया हुआ है, किस में आता है, यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शंस में। यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शंस में स्प्लीसिंग प्रोसेस आती है, ठीक है ना,
जिसमें इंट्रॉन्स पूरे रिमूव हो जाते हैं और जो एक्सॉन्स हैं वो सब ज्वाइंट हो जाते हैं डीएनए लिगेज के थ्रू। तो इस प्रोसेस में भी जीन रेगुलेशन हो सकता है। फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ एमआरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, जब एमआरएनए न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट हो रहा है, किसके लिए? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, तब भी रेगुलेशन हो सकता है। ठीक है, फिर ट्रांसलेशनल लेवल पर तो देयर आर 4 पॉइंट्स और 4 लेवल where gene regulations can take place. It is transcriptional level, it is processing level, it is transport of mRNA from nucleus to cytoplasm और it is translation level. तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्लियर हुआ कि रेगुलेशन क्या है। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशंस मीन्स कंट्रोलिंग द अमाउंट एंड टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द जीन प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। मतलब कितनी प्रोटीन सेल के अंदर फॉर्म होनी है, सेल को कितने प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा भी नहीं बनना चाहिए, कम भी नहीं बनना चाहिए। तो जब ये प्रोटीन फॉर्म हो रही है तो इसमें कौन सा जीन है जो प्रोटीन फॉर्मेशन को रोकता है या प्रोटीन सिंथेसिस की कितनी क्वांटिटी चाहिए उसको वो कंट्रोल करता है। ऐसा तो नहीं है कि प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती, कोई एक जीन है जो कि इस प्रोसेस को रोकता है। जैसे अभी आप लोगों ने रीड किया प्रोटीन सिंथेसिस में जो अनकोडेड नाइट्रोजनस कोड रहेंगे, अनकोडेड है ना, वो स्टॉप कोडॉन का काम कर रहे हैं, तो वो भी एक जीन है ना। जीन क्या है? बेसिकली डीएनए, तो वो भी एक जीन रेगुलेशन का एक एग्जांपल्स है। इन प्रोकैरियोट्स कंट्रोल जो होता है प्रोकैरियोट्स में वो ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन पे हो सकता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे प्रोसेस है जिससे जीन रेगुलेट कर सकता है और रेगुलेशंस ऑफ जीन होता है। और इसके लिए एक एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं लैक ऑपरॉन। लैक ऑपरॉन बेटा एक प्रकार का जीन एक्सप्रेशंस का एग्जांपल्स है, स्पेशली इन ई कोलाई पर। ई कोलाई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, उसमें लैक ऑपरॉन होते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑपरॉन हैं, बट इन एनसीईआरटी देयर आर लैक ऑपरॉन गिवन वेरी क्लियरली। तो लैक ऑपरॉन क्या है बेसिकली, है ना। तो लैक ऑपरॉन में लैक वर्ड किसके लिए यूज़ किया है? लैक्टोज के लिए यूज़ किया है। किसके लिए यूज़ किया है? लैक्टोज के लिए। और ऑपरॉन वर्ड जो फर्स्ट टाइम ऑपरॉन जेकॉब एंड मोनोड ने फर्स्ट टाइम इस वर्ड को यूज़ किया था, ऑपरॉन वर्ड को। बेसिकली लैक ऑपरॉन कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम प्रपोज्ड बाय जैकॉब एंड मोनार्ड। Basically, you can define operon is a unit of prokaryotic gene expressions. एक जीन एक्सप्रेशंस की एक पूरी ऑपरॉन यूनिट होती है, एक जीन नहीं होते हैं, उसमें कई जीन होते हैं, विच इंक्लूड coordinately regulate structural genes and control elements which are recognized by regulatory gene product, जिसमें कई सारे जीन्स किसी एक प्रमोटर जीन्स के थ्रू रेगुलेट होते हैं और एक रेगुलेटरी जीन्स के प्रोडक्ट से पूरी प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाती है और ऑन हो जाती है। मीन्स ऑपरॉन मीन्स व्हेन मैनी, इन इजी लैंग्वेज, व्हेन मैनी structured genes controlled by one promoter of one set of gene is called as ऑपरॉन। ठीक है, इसका ऑपरॉन कैसा है? पॉलीसिस्टोनिक। प्रोकैरियोट्स में जो ऑपरॉन सिस्टम होता है पॉलीसिस्टोनिक होता है। पॉलीसिस्टोनिक टर्म तुम पहले भी पढ़ चुके हो। पॉलीसिस्टोनिक टर्म मीन्स व्हेन मैनी जीन्स कंट्रोल्ड बाय वन प्रमोटर। मैनी जीन्स कंट्रोल्ड बाय वन प्रमोटर इज कॉल्ड एज पॉलीसिस्टोनिक। और जो बैक्टीरिया है उसमें पॉलीसिस्टोनिक ऑपरॉन सिस्टम है। ठीक है बेटा, तो ये ऑपरॉन है, ऑपरॉन सिस्टम है। क्लियर? अब लैक ऑपरॉन को आपको स्टडी करना है। लैक ऑपरॉन क्या होता है? तो लैक ऑपरॉन के बेसिकली उसकी थोड़ी सी आप बेसिकली लैक्टोज क्या है और लैक ऑपरॉन की क्यों रिक्वायरमेंट है, इसको और उसकी हिस्ट्री को थोड़ा सा अंडरस्टूड करेंगे। ठीक है, अब वो हिस्ट्री क्या है
कि बेसिकली ई कोलाई मतलब एस्टेरिया कोलाई एक बैक्टीरिया है जिसमें एक एंजाइम सिंथेसाइज्ड होता है। एक एंजाइम क्या है? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। बीटा ग्लैक्टोसाइडेज ई कोलाई में सिंथेसाइज होता रहता है और वो एक कैटलिस्ट की तरीके से वर्क करता है। वो लैक्टोज को ग्लैक्टोज और ग्लूकोज में क्या कर रहा है? ब्रेक कर रहा है। कौन सा एंजाइम्स? बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। सो देर आर वन एंजाइम्स बीटा ग्लैक्टोसाइडेज विच बेसिकली यूज टू हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज इनटू ग्लैक्टोज और ग्लूकोज। और ऐसा क्यों करता है? क्योंकि बैक्टीरिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो उसको वो एनर्जी लैक्टोज से मिल रही है, तो लैक्टोज का वो हाइड्रोलिसिस करेगा। ठीक है। जब बैक्टीरिया को लैक्टोज नहीं मिलता है, ठीक है, तो उस समय क्या है कि मतलब बैक्टीरिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। बैक्टीरिया को जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो वहाँ पर बीटा ग्लैक्टेज सिंथेसाइज नहीं होगा, और जब बीटा ग्लैक्टेज सिंथेसाइज नहीं होगा तो मेटाबॉलिक प्रोसेस भी नहीं होगी, मतलब ग्लैक्टोज और ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। तो मतलब लैक्टोज प्रेजेंट होना और लैक्टोज प्रेजेंट ना होना, लैक्टोज की प्रेजेंस में पूरी प्रोसेस कैरी ऑन होने लगेगी और लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो पूरी प्रोसेस स्टॉप हो जाएगी। तो एक प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज पूरी प्रोसेस को शट और ऑन करता है, बंद करता है या उसको वो ओपन करता है। क्लियर स्टूडेंट? तो यहाँ पर लैकोप्रोन बेसिकली वही लैक्टोज को लेकर एक प्रोसेस है और एक केस दिया हुआ है। ठीक है। अब क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में भी एक प्रोसेस होती है। प्रोकैरियोट्स में कंट्रोल ऑफ रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन इज द प्रीडोमिनेंट साइट फॉर कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशंस। मतलब एक जीन एक्सप्रेशंस का कंट्रोल साइट कहाँ पे हो सकता है? ट्रांसक्रिप्शनल इनिशिएशन के टाइम पर। ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट आपने ऑलरेडी रीड की हुई है, जिसमें एक प्रमोटर जीन होता है, स्ट्रक्चर जीन्स होते हैं, टर्मिनेटर जीन्स होते हैं। ठीक है। तो जो प्रीवियस जितने भी पॉइंट आप पढ़ते जा रहे हो, प्लीज़ डोंट लूज दिस पॉइंट फ्रॉम योर माइंड। वो पॉइंट्स अभी आपकी बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज़ होने वाले हैं और मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में भी वही टर्म्स यूज़ होंगे। ठीक है। तो ये लैकोप्रोन की एक कॉमन हिस्ट्री है। अब लैकोप्रोन का एक एग्जाम्पल्स दिया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और बेसिकली किसी न किसी फॉर्म पर बोर्ड में हर टाइम आता है। तो सबसे पहले हम तुमको ये फिगर एक्सप्लेन करेंगे। सी बेटा, ये फिगर है लैकोप्रोन का, ये फिगर है। इसमें 3 आपको टर्म्स लर्न करने हैं। फर्स्ट टर्म्स है कंपोनेंट्स ऑफ लैकोप्रोन। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर जीन्स, जेड वाई ए, ये तीनों कौन से जीन हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स। ठीक है। फर्स्ट स्ट्रक्चर जीन्स, सेकंड पी फॉर प्रमोटर जीन, ये सब जीन है। प्रोमोटर जीन लैकोप्रोन की, दिस इज यूनिट ऑफ लैकोप्रोन और कंपोनेंट्स ऑफ लैकोप्रोन। ठीक है। थर्ड वन ओ फॉर ऑपरेटर जीन। प्रमोटर जीन अलग है, ऑपरेटर जीन। ठीक है। तो स्ट्रक्चर जीन्स, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन और आई फॉर ये क्या है? रिप्रेशर जीन्स। जी, तो रिप्रेशर जीन, प्रमोटर जीन, ऑपरेटर जीन, स्ट्रक्चरल जीन्स, ये सब एक यूनिट लैकोप्रोन फॉर्म कर रहे हैं, जिसमें आई जीन इनहेबिटरी जीन्स है और रेगुलेटरी जीन्स है, इसलिए आई जीन को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इंड्यूसर्स वो लैक्टोज क्या है? इंड्यूसर्स है। लैक्टोज प्रेजेंस है तो प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर्स, लैक्टोज नहीं है तो वो नहीं। तो लैक्टोज जो वर्क कर रहा है इंड्यूसर की तरीके से,
और ये वाला आई वर्क कर रहा है रिप्रेशर जीन्स की तरीके से। ठीक है बेटा, तो जो स्ट्रक्चर जीन्स हैं वो स्ट्रक्चर जीन्स ये बेसिकली क्या है, इट इज़ फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए विच ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। स्ट्रक्चर जीन्स वो जीन्स हैं, एक डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं जो ट्रांसक्राइब एमआरएनए के थ्रू, एमआरएनए उसको ट्रांसक्राइब किया, मतलब ट्रांसक्रिप्शंस के थ्रू डीएनए से वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए पर आ गई है और वो अब एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड है। दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर जीन्स। स्ट्रक्चर जीन्स वो जीन होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में यूज हो रहे हैं। प्रमोटर जीन्स कौन से होते हैं? प्रमोटर जीन्स आर सीक्वेंस ऑफ डीएनए। जितने भी तरीके के जीन्स हैं ये डीएनए के एक सीक्वेंस है, वेयर आरएनए पॉलीमर्स बाइंड द इनिशिएटर्स ट्रांसक्रिप्शंस ऑफ स्ट्रक्चर जीन्स इज कॉल्ड प्रमोटर। मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज है, जो प्रमोटर वो होता है जो आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में, पॉलीमरेज एक एंजाइम्स है, आरएनए पॉलीमरेज की प्रेजेंस में बाइंड होकर और ट्रांसक्रिप्शंस के प्रोसेस को इनिशिएट करेगा। समझ में आया? तो प्रमोटर्स प्रोसेस को इनिशिएट करने वाला होता है। ऑपरेटर क्या होता है? द ऑपरेटर इट इज सीक्वेंस ऑफ डीएनए और डीएनए विच इज जस्ट नियर टू प्रमोटर जीन्स। मतलब प्रमोटर के जस्ट पास वाले जीन्स जो होते हैं वो ऑपरेटर होते हैं, वेयर स्पेसिफिक रिप्रेशर्स प्रोटीन बाइंड टू कॉल्ड ऑपरेटर, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोटीन को बाइंड अप कर सकता है। ऑपरेटर जीन्स एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स को और स्पेसिफिक रिप्रेशर प्रोटीन्स को बाइंड अप कर सकता है। ये ओ की जो एफिनिटी है रिप्रेशर जीन से होती है। ठीक है, अब इसके बाद आ गया एक रेगुलेटरी जीन्स। रेगुलेटरी जीन्स आई जीन, रेगुलेटरी जीन्स है दिस जीन दैट कोड फॉर रिप्रेशर्स प्रोटीन दैट बाइंड टू द ऑपरेटर। रेगुलेटरी जीन्स इसने रिप्रेशर एमआरएनए डेवलप किया ट्रांसक्रिप्शंस के थ्रू और ट्रांसक्रिप्शन से फिर एक रिप्रेशर्स डेवलप हो गया, ये रिप्रेशर ऑपरेटर से अटैच हो जाएगा। तो रिप्रेशर जो एमआरएनए है, रिप्रेशर जीन जो है रेगुलेटरी जीन है और ये प्रोसेस को स्टॉप कर सकता है। ठीक है, लैक्टोज जो है इंड्यूसर्स क्या है? सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम इसमें क्या है? लैक्टोज। इंड्यूसर द सबस्ट्रेटम दैट प्रिवेंट रिप्रेशर्स फ्रॉम बाइंडिंग द ऑपरेटर। इसमें लैक्टोज और सबस्ट्रेटम और इंड्यूसर वो एक सब्सटेंस है जिसके प्रेजेंस में रिप्रेशर्स रिप्रेशर प्रिवेंट ऑफ रिप्रेशर फॉर बाइंडिंग द ऑपरेटर। मतलब रिप्रेशर्स जीन्स ऑपरेटर को बाइंड अप नहीं कर सकता इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर्स। ठीक है, तो दो इसमें स्टेज फॉर्म की गई हैं, एक ये है इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर और इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर्स। जब इंड्यूसर्स नहीं है मतलब लैक्टोज नहीं है, फिगर 6.14 के ए फिगर में देखो, जब लैक्टोज नहीं है तो क्या होगा? तो जो इसमें आई जीन है इट्स ट्रांसक्राइब रिप्रेशर एमआरएनए, ये ट्रांसक्रिप्शंस के थ्रू एक रिप्रेशर एमआरएनए डेवलप करेगा और रिप्रेशर एमआरएनए एक रिप्रेशर का एमआरएनए को रिलीज करेगा। वो रिप्रेशर एमआरएनए ऑपरेटर जीन से क्या हो जाएगा? उसको बाइंड अप कर लेगा और जब ऑपरेटर जीन से बाइंड अप हो जाएगा तो प्रमोटर जीन्स अपना वर्क नहीं करेगा और जो एक्स बाय और ए जीन है वो अपना वर्क नहीं करेंगे। जिनका जो वर्क है वो वर्क नहीं करेंगे, तीनों के अलग अलग वर्क हैं। जेड जीन का अलग वर्क है, वाई जीन का अलग वर्क है और ए जीन का अलग वर्क है। तो इंड्यूसर की एब्सेंस में ये जीन अपना वर्क नहीं करेंगे और जब इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो ये जीन अपना वर्क करेंगे। कैसे वर्क करेंगे? इसने एक रिप्रेशर एमआरएनए फॉर्म किया। रिप्रेशर एमआरएनए जो इंड्यूसर्स की प्रेजेंस पर रिप्रेशर आरएनए को इनएक्टिव कर देगा। लैक्टोज रिप्रेशर आरएनए को इनएक्टिव कर देगा तो पी भी अपना वर्क करेगा, ओ भी अपना वर्क करेगा और जेड वाई ए जीन अपना वर्क करेंगे और ट्रांसक्रिप्शंस और ट्रांसलेशन और पूरी प्रोसेस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो लैक ऑपरॉन जब इंड्यूसर प्रेजेंट है मतलब लैक्टोज प्रेजेंट है तो लैक ऑपरॉन वर्क करेगा। लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है
तो लैग ऑपरॉन अपना वर्क नहीं करेगा. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ lag operon. Now student, you will study this one, you will read this one. This is very very important topic. And now offline classes has start from offline classes will start from 2nd November, and timetable scheduled your class teacher will send in WhatsApp group. So according that in sometimes we will prepare online videos, and after prepared online videos we will discuss what we have what we have read today with you, or interactions process going on. So I think that you will be present there offline classes. Thank you student, have a nice day.